Okay, so today's lecture is about Q meter. Okay, so सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये Q मीटर क्या होता है, ठीक है ना, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है और Q मीटर का ये Q फैक्टर होता क्या है। देन फिर हम आगे अपनी थ्योरी डिस्कस करेंगे, समझने में इजी होगा। तो देखो, पहली चीज़ तो Q मीटर का यूज़ हम कब करते हैं, जब सप्लाई हमारी क्या होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसीज की होती है, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी सप्लाई होती है। ठीक, हाई फ्रीक्वेंसी सप्लाई में जो क्या कहते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी सप्लाई में जब इंडक्टर क्वालिटी फैक्टर में निकालना होता है, या इंडक्टर का इंडक्टेंस, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना होता है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, क्यू मीटर का यूज़ करते हैं। बेसिकली जो क्यू मीटर होता है हमारा, वो RLC जो होता है, सीरीज रिजोनेंट RLC सर्किट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। किस पे, सीरीज रिजोनेंट RLC सर्किट। तो ओके, फिर हम स्टेप वाइज इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्वालिटी फैक्टर होता क्या है ना। सबसे पहले क्यू मीटर के नाम में ही जुड़ा हुआ है क्या, क्यू, है ना। तो ये क्या, क्यू फैक्टर एक्चुअल में कैलकुलेट किया जाता है इसके थ्रू। तो ये क्यू फैक्टर क्या कहते हैं, इसे क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। ये क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, ये क्वालिटी फैक्टर और क्यू फैक्टर, क्यू फैक्टर इज द रेशियो ऑफ इंडक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस टू द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक, देखो क्या लिखा हुआ है, क्यू फैक्टर इज द रेशियो ऑफ इंडक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस आर सेम, इंडक्टिव रिएक्टेंस टू द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इसको समझिए क्या लिखा हुआ है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब देखिए, जैसे हम यहाँ पे क्यू निकालते हैं, क्यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू फैक्टर इज द रेशियो ऑफ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस मतलब एक्सएल, ठीक, अपॉन, अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमने आर लिखा है। अभी हम ये समझेंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमने आर क्यों लिखा है, ठीक है ना। अभी आगे पढ़ेंगे। इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारा होता है आर, मतलब फाइनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। क्या होता है हमारा, आर होता है। तो एक्सएल इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा नॉट एल अपॉन आर। तो हमारा ये क्यू फैक्टर क्या हुआ, ओमेगा नॉट एल अपॉन आर, ठीक है। देखो, तो अब हम इसको हम पढ़ते हैं कि आखिरकार ये क्यू फैक्टर तो हमें जाना ना, मेल क्यू फैक्टर क्या होता है, एक्सएल अपॉन क्यू फैक्टर इज द रेशियो ऑफ इंडक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस टू द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब देखो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस पे आते हैं। इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर हमने क्यों लिया हुआ है, देखो ये प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या होती है इसकी, एक्चुअल में किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है, सीरीज रिजोनेंट RLC सर्किट, ठीक है ना। जैसे लेट सपोज कोई सर्किट है, उसमें क्या है हमारा, ये R हो गया, ये L हो गया और ये C, तीनों ही है, ठीक। ये सप्लाई दी हमने E, ये R है, ये L है और ये C है। अब देखो, रिजोनेंट RLC क्या होता है, रिजोनेंट सर्किट मतलब हमारे जो ये सर्किट है ना, सर्किट का इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो, R हो। यानी हमारी जो करंट एंड जो हमारे जो मेनली जो हमारी जैसे ये वोल्टेज है, ठीक, जो हमने सप्लाई वोल्टेज दी है और जो हमें आउटपुट फाइनल वोल्टेज मिल रही है, वो क्या होनी चाहिए, दोनों फेज में होनी चाहिए, दोनों
क्या होनी चाहिए, फेज में ही होनी चाहिए। देखो अब ये फेज का भी मतलब बताएंगे। दो हमने क्या होता है रिजोनेंट सर्किट, मतलब क्या हुआ, ऐसी फ्रीक्वेंसी सिग्नल फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी हम सप्लाई करेंगे ई के थ्रू, क्योंकि ये तो क्या है सारे, ये तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है। एक्सएल इक्वल टू ओमेगा नॉट एल एंड एक्स सी इक्वल टू 1 ओमेगा नॉट सी। तो देखो ओमेगा है मतलब टू पाई एफ फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा इक्वल टू पाई होता है ना। ये क्या होता है एक्स, ये एल है ना, इसका मेनली इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, एक्सएल होता है। इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, एक्सी होता है। एक्सएल इक्वल टू ओमेगा नॉट एल होता है, एक्सी इक्वल टू 1/ओमेगा नॉट सी होता है। ओमेगा नॉट एल मतलब 2πf_L इक्वल्स टू 1/2πf_C। देखो है ना, ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है दोनों ही क्या है, एल और इंडक्टेंस, वो इंडक्टर एंड कैपेसिटेंस दोनों क्या हमारे फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। इसका मतलब यहाँ से हम जिस ये किस पे इसकी जो इनका रिएक्टेंस है वो किस पे डिपेंड करेगा, हमारे जो सप्लाई है उसकी फ्रीक्वेंसी पर। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पर एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाए, क्या हो जाए, एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाए, तो उसमें हम क्या कहते हैं, सीरीज रिजोनेंट सर्किट। सीरीज में है वैसे ये, इसलिए इसको रिजोनेंट सर्किट बोल दिया। कब, जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाए, और क्योंकि ये सीरीज में है इसलिए क्या कह दिया हमने, सीरीज रिजोनेंट सर्किट। अब देखो इनके एक्सएल इक्वल टू एक्सी होने से क्यों आखिरकार ये क्या हो जाता है, हमारा इफेक्टिव जो रिएक्टेंस है वो आर क्यों हो जाता है। देखो हमने देखा था ना कि जो इंडक्टर होता है, ठीक है ना, इंडक्टर का जो हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, प्लस जे एक्सएल। और कैपेसिटर को क्या लिखते हैं, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस को क्या लिखते हैं, माइनस जे एक्सी, यही तो लिखते हैं। अब देखो और आर का क्या होता है, आर का तो आर ही होता है। अब देखो ये प्लस जे का मतलब पता है क्या है, दोनों चीज़ें बताई थी कि जैसे ये प्लस ये होता है हमारा, ये होता है प्लस जे, ये माइनस जे, ठीक है ना। और ये तो हमारा रियल पार्ट ही है, ये इमेजिनरी पार्ट में प्लस जे और ये माइनस जे होता है, ठीक। तो प्लस जे का क्या मतलब है, अगर हमारा ये तो भाई, अगर इसका हम वोल्टेज देखेंगे, वोल्टेज क्या होगा, आई जे एक्सएल ही होगा ना, आई बस आई का मल्टीप्लाई होना है, इंटू आई और इंटू आई, ये सब वोल्टेज हो जाएंगे। अब इनके अगर वोल्टेज का हमें क्या करना है, इनके वोल्टेज का अगर हमें जो इनका वोल्टेज होता है, इनका वोल्टेज का हमें फेजर ड्रॉ करना है, तो देखो प्लस जे वाले का क्या फेजर होगा, यहाँ पर होगा क्योंकि प्लस 90 डिग्री होगा, माइनस वाले का ये होगा और आर का ये होगा, ठीक। अब इसका इफेक्टिव, जैसे मान लो ये हम वो फेजर डायग्राम वेक्टर में ड्रॉ करते हैं ना, इसका प्लस 90 पे होगा क्योंकि प्लस जे पे है, किसका, एक्सएल का, ठीक है ना, ये है ना प्लस जे एक्सएल इंटू आई, यही ना, इंटू आई, इसको ऐसे इंटू आई, ये ना, और ये क्या है, ये एक्सी का है, ठीक। और ये क्या है हमारा, ये आर का है। तो अब जब हमारा एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाएगा तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाले वेक्टर दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो सिर्फ क्या बचेगा हमारा, सिर्फ आर बचेगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर बचेगा। या फिर हम यहीं से डायरेक्ट हम देखते हैं, डायरेक्टली हम क्या लिखते हैं, अगर हमारा ये आर है और ये क्या है, एल है, तो हम क्या लिखते हैं, आर प्लस जे एक्सएल। अगर ये आर है और ये कैपेसिटर है तो हम क्या लिखते हैं, आर माइनस जे एक्सएल। अगर ये आर है, ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है, तो क्या लिखेंगे, आर प्लस जे एक्सएल माइनस जे एक्सी। व्हेन एक्सएल इक्वल टू एक्सी देन ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इफेक्टिव हमारा जो इफेक्टिव रिएक्टेंस आएगा वो कितना आएगा, कैपिटल आर। तो क्योंकि जो हमारा ये इसका प्रिंसिपल किस पे वर्क करता है, रिजोनेंट आरएलसी सर्किट पे, रिजोनेंट आरएलसी सर्किट पे, इसलिए क्या होता है हमारा एक्सएल और एक्सी दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो बचता क्या है, आर। इसलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्यू फैक्टर इज द रेशियो ऑफ इंडक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस
इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल टू द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हुआ आर, फाइनल आर है ना, क्योंकि एक्सएल इक्वल टू एक्सी रिजोनेंट, हम क्या करते हैं इसको रिजोनेंट प्रिंसिपल पे ही वर्क करते हैं, हम रिजोनेंट पे इसको सेट करते हैं, ठीक। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारा क्या आ गया, आर आ गया, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। तो सबसे पहले आप इतना याद रखिए, एक्स क्यू इक्वल टू क्या है, ओमेगा नॉट एल बाई आर, और ये सीरीज रिजोनेंट सर्किट हमने एक्सएल इक्वल टू एक्सी किया। अभी इसको दोबारा पढ़ेंगे जब हम अपना फाइनल क्यू मीटर पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो ये हो गया आपका बेसिक हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्यू मीटर में, ऐसे ऐसे इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस जिनको रेडियो फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट किया जाता है, लोअर फ्रीक्वेंसी पर संतोषजनक रूप से मेजर नहीं किए जा सकते। इनके मेजर हेतु रिजोनेंस मेथड को यूज किया जाता है। हमने अभी देखा था ना आरएलसी रिजोनेंट सर्किट, तो इसके मेजर हेतु रिजोनेंस मेथड को यूज किया जाता है, जिसमें नोन कंपोनेंट को उसकी नॉर्मल ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पर टेस्ट किया जाता है। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी लाइक जिसपे क्या हो एक्सएल इक्वल टू एक्सी। क्यू मीटर कॉइल के क्यू फैक्टर का मेजरमेंट, क्यू मीटर कॉइल के क्यू फैक्टर का मेजरमेंट करता है तथा रेडियो फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस व रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करता है, ठीक। ये दिस इज ऑल अबाउट क्यू मीटर। सो नाउ दिस वन इज अ सर्किट ऑफ अवर क्यू मीटर। लेट्स सी, ये क्या हमारा सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज दिया, और ये क्या हमारा सप्लाई रेजिस्टेंस है। फिर हमने क्या किया है, इसमें वोल्ट मीटर एक कनेक्ट कर दिया, जिससे हमारा क्या इसकी जो हम सप्लाई दे रहे हैं उसकी क्या आ जाए हमारे, उसकी हमारी रीडिंग भी तो आ जाए कितना वोल्ट सप्लाई हम दे रहे हैं। तो ई इसका जैसे देखो ना, ये इसका जो वी एस है, वी एस का क्या हमने सप्लाई वोल्टेज निकाला है कि इसका लेट सपोज ई है ना। अब ये देखिए मल्टीप्लाई क्यू बाई मीटर, ये अभी हम आगे देखेंगे ऐसा क्यों बोला है, ठीक है। तो ये यहाँ पर है, ठीक है। ये एक संट रेजिस्टेंस लगा दिया है इस जो हमारा वोल्ट मीटर है उसके अक्रॉस, ठीक है ना, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ दिस वोल्ट मीटर। देन ये हमारा क्या, ये हमारा सप्लाई कनेक्शन हो गया। देन इसके बाद देखो, फिर हमने देखो अननोन कॉइल क्या है एल आर, और फिर क्या लगा दिया हमने रिजोनेटिंग कैपेसिटर एक लगा दिया, मतलब एक पास से वेरिएबल कैपेसिटर लगा दिया है, ताकि हम क्या कर सकें एक्सएल इक्वल टू एक्सी कर सकें वैरी करके, राइट। क्योंकि ये तो हमने सप्लाई वोल्टेज दिया है, इसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से दोनों एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाए, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर वर्क करें, इसके लिए हमने क्या कर दिया है एक्सएल इक्वल टू एक्सी कर दिया है, मतलब ये रिजोनेटिंग कैपेसिटर एक लगा दिया है। और हम जो आउटपुट लेंगे इसी रिजोनेटिंग कैपेसिटर के अक्रॉस, हम क्या देखिए ईसी ले रहे हैं ना, ईसी यही हमारा क्या है आउटपुट वोल्टेज होगा। इसी जो हमारा क्या है ये आउटपुट वोल्टेज हम यहीं पे इसी कैपेसिटर के अक्रॉस ले रहे हैं। तो ये हमारा एक सर्किट हो गया क्यू मीटर। अब देखो क्यू मीटर की बेसिक सर्किट में एक वेरिएबल कैलिब्रेटेड कैपेसिटर है, वेरिएबल कैलिब्रेटेड कैपेसिटर है। अब वेरिएबल है और कैलिब्रेटेड कैसे कैलिब्रेट करेंगे ना हम, क्योंकि एक्सएल इक्वल टू एक्सी करना है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे वर्क कराना है। क्यू मीटर के बेसिक सर्किट में एक वेरिएबल कैलिब्रेटेड कैपेसिटर तथा एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स है, एसी सोर्स, ठीक है, एसी सोर्स है तथा वह कॉइल जिसका मेजरमेंट किया जाना है वह भी कनेक्टेड है। वोल्ट मीटर्स का यूज करके कैपेसिटर वोल्टेज ईसी तथा सोर्स वोल्टेज ई को मापा जाता है। ये दोनों वोल्ट मीटर है ना, कैपेसिटर वोल्टेज को इससे नापा गया और सप्लाई वोल्टेज को इस वाले वोल्ट मीटर से नापा गया, ठीक। सोर्स को वांछित मेजरिंग फ्रीक्वेंसी पर सेट किया जाता है तथा इसकी वोल्टेज एक नियत मान पर सेट कर दी जाती है। कैपेसिटर सी को एडजस्ट करके रिजोनेंस उत्पन्न किया जाता है, ठीक। यहाँ तक तो हम पूरा पढ़ चुके हैं। अब देखो ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इम्पिडेंस ऑफ सर्किट क्यों लिखा हुआ है √R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, ऐसा क्यों लिखा हुआ है, इसको बस हम देख लेते हैं। बाकी तो हम वैसे भी देख ही चुके हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने देखो हमने अभी यहाँ पे देखा था ना, इंडक्टर के लिए क्या देखा था, इंडक्टर के लिए हमने क्या लिखा था प्लस जे एक्सएल, और कैपेसिटर के लिए
माइनस जे एक्सी, और रेजिस्टेंस के लिए आर। अब देखो हमें इसका इफेक्टिव इम्पिडेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? अब इसको हम फेजर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि क्या है, देखो ये प्लस जे मतलब इसका फेजर प्लस 90 डिग्री है, इसका फेजर माइनस है ना, माइनस 90, माइनस जे माइनस 90 डिग्री है, इसका क्या है 0 डिग्री है। देखो ये हमारा आर, यहाँ पे देखो ये क्या होगा, इसमें ये 0 डिग्री, 0 डिग्री पे क्या होगा, आर होगा। अब प्लस जे एक्सएल, इंडक्टर कहाँ होगा, प्लस जे एक्सएल, ये हो गया। और कैपेसिटर का कहाँ पे होगा, क्योंकि माइनस 90 डिग्री, ये प्लस 90 डिग्री, ये माइनस 90 डिग्री, ये क्या होगा माइनस जे एक्सी। अब देखो ये दोनों क्या है, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसमें अब ये क्या हो जाएगा, जो फाइनल हमारा इसमें मिलेगा, देखो फाइनल हमने ऐसे किया यूं, और यहाँ पर क्या हो गया, जे एक्सएल माइनस जे एक्सी, और ये कितना हो गया आर, ठीक है, ये जे एक्सएल माइनस जे एक्सी, और इसका मतलब क्या हो गया, जे कॉमन लिया, एक्सएल माइनस एक्सी, तो एक ये हो गया और एक ये। अब इसका हमें रिजल्टेंट निकालना है कि अब हम निकालेंगे इसका रिजल्टेंट कितना होगा, क्योंकि अब तो इसके अपोजिट तो है नहीं, अब इसका हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो अगर एक हमारा ये दिया हुआ है और एक वेक्टर ये दिया हुआ है, तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, यही तो होगा इसका रिजल्टेंट, ये जेड ही तो होगा इसका रिजल्टेंट। इसकी वैल्यू क्या है, देखो जे एक्सएल माइनस एक्सी है, और इसकी क्या है आर, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाइथागोरस लाइक है ना, आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, हुआ ना। अब एक्चुअल में क्या होता है, पाइथागोरस नहीं, ये होता है वेक्टर का फॉर्मूला, जेड इक्वल टू रियल पार्ट अंडर रूट रियल पार्ट आर स्क्वायर जो हमारा 0 पे है, ठीक, प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर जो कि 90 डिग्री पर है। जेड इक्वल टू क्या होता है रिजल्टेंट, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये रिजल्टेंट मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं, जैसे हम उसमें निकालते हैं ना, जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो हम उसमें हाइपोटेनियस निकालते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो वही लाइक है ना, आर स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये तो बेस हमारा क्या है परपेंडिकुलर, ये तो डायरेक्शन दिखा रहा है ना, जे इज रिप्रेजेंटिंग अ डायरेक्शन, बट मैग्नीट्यूड क्या है एक्सएल माइनस एक्सी, ठीक है ना। तो जेड इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये फाइनल हमारा आता है रिजल्टेंट। तो ये देखिए यही लिखा हुआ है यहाँ पे, इम्पिडेंस ऑफ सर्किट क्या हुआ, जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब रिजोनेंस पर क्या है, एक्सी इक्वल टू एक्सएल, बताया था ना, एक्सी इक्वल टू क्या होगा एक्सएल, सो जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एक्सी इक्वल टू ईसी एंड अक्रॉस एक्सएल इक्वल टू ईएल, देन ईसी इक्वल टू ईएल, सो जब ईसी इक्वल टू ईएल हो गया, मतलब यहाँ देखो एक्सएल इक्वल टू एससी हो गया, जेड इक्वल टू क्या हो गया फाइनल आर स्क्वायर था, तो आर यहाँ पे क्या बचा, जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर और जेड इक्वल टू आर, क्योंकि एक्सएल इक्वल टू एक्सी दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। जेड इक्वल टू क्या हो गया आर, तो करंट क्या हो गई हमारी फाइनल आई इक्वल टू ई अपॉन आर, ठीक, क्योंकि ई क्या है हमारा इनपुट, ई क्या हमारा इनपुट वोल्टेज है, ये ना जो हमने ई, ये जो हमने सप्लाई दिया था ई क्या था हमारा इनपुट वोल्टेज, हमने ई मेजर किया था, और हमें करंट निकालनी है, तो इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट जो फाइनल हमारा क्या होगा नेट हमारा क्या इम्पिडेंस होगा, ये रेजिस्टेंस जो निकाला आई इक्वल टू ई अपॉन आर। अब क्यू इक्वल टू में देखो ये पढ़ा था क्वालिटी फैक्टर है ना स्टार्टिंग में, ओमेगा एल बाई आर, ठीक है। अब ओमेगा एल बाई आर लिखा है, एक्चुअल में वो क्या था एक्सएल बाई आर, यही था ना, देखो देखते हैं, ये देखो हमने क्या पढ़ा था एक्सएल बाई आर। अब एक्सएल इक्वल टू क्या है एक्सी, तो एक्सी बाई आर भी हो गया, यही दोनों का क्वालिटी फैक्टर, एक्सएल बाई एक्स आर पढ़ा था, एक्सएल इक्वल टू एक्सी है, तो एक्सएल इक्वल टू क्या होता है ओमेगा नॉट एल बाई आर,
और एक्सी इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी आर, है ना, ये दोनों तो हो सकते हैं क्यू फैक्टर। देखो यही लिखा हुआ है क्यू इक्वल टू ओमेगा एल बाई आर, या फिर क्या हो सकता है 1 अपॉन ओमेगा सी आर, क्योंकि एक्सी भी है, एक्सएल इक्वल टू एक्सी, एक्सएल ये क्या एक्सएल है, ये एक्सी है, एक्सएल वैल्यू क्या होती है ओमेगा नॉट एल, ठीक, ओमेगा नॉट एल, और एक्सी क्या होती है 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी, तो 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी आर भी हो सकता है। तो क्यू क्वालिटी फैक्टर ओमेगा एल बाई आर और इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी आर। हमने क्या किया, आई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, आई ओमेगा एल अपॉन आई आर, तो आई ओमेगा एल क्या हो गया ई एल, मतलब वोल्टेज, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, और ये क्या है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, ठीक। तो Q इक्वल टू क्या हो गया ई एल अपॉन ई हो गया या ई सी अपॉन ई, क्यों, क्योंकि Q इक्वल टू हमने क्या था एक्सएल अपॉन आर और एक्सी अपॉन आर, आई का मल्टीप्लाई किया आई इंटू एक्सएल अपॉन आर और आई इंटू एक्सी अपॉन आर, तो आई एक्सएल क्या हो गया ई एल, आई एक्सी क्या हो गया ई सी, तो ई एल अपॉन ई क्या हो गया फाइनल जो हमारा इनपुट वोल्टेज था ई सी, है ना, ये हमने ई इक्वल टू आई आर था, यहाँ भी तो आई का ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, आई का आई एक्सएल आई आर, आई एक्सी आई आर, है ना, इसमें ऊपर नीचे आई का मल्टीप्लाई कर दिया, तो आई इंटू एक्सएल क्या हो गया ई एल, आई इंटू आर हो गया ई, और आई इंटू एक्सी हो गया ई सी, और आई इंटू आर हो गया ई। तो क्यू इक्वल टू क्या आ गया हमारा, हमने फाइनल देखा क्यू इक्वल टू क्या गया ई सी अपॉन ई। ई सी क्यों लिखा हमने, क्योंकि ई सी हमने इसलिए लिखा क्योंकि यही तो हमारा हम आउटपुट एज अ आउटपुट वोल्टेज कंसीडर कर रहे थे, ये इसी को तो नाप रहा है हमारा वोल्ट मीटर, तो क्वालिटी फैक्टर हमारा निकल आया ई सी इक्वल टू ई, दैट इज अवर क्वालिटी फैक्टर। इफ ई इक्वल टू 1 वोल्ट देन क्यू इक्वल टू डायरेक्टली क्या ई सी, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज ऑल अबाउट द क्यू मीटर, ओके, थैंक यू।